हेलो एवरीवन। तो मैंने आपको पॉलिटी का सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भी करा दिए थे फर्स्ट पार्ट में, जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो रहा था, तो मैंने इसे दूसरे पार्ट में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो बाकी जो पॉइंट्स बचे हुए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, लास्ट मैंने पॉइंट आपको क्या बताया था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम हमारे कंट्री में फॉलो किया जाता है, जिसमें 2 चेम्बर्स होता है, जो 2 हाउसेस होता है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा होता है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि आपको पूछ रहा है पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये आपका वन ऑफ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। पार्लियामेंट्री, जो कि हमारा देश, हमारा कंट्री फॉलो करता है, जिसमें आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ऑल्सो पावर इज नॉट विथ इन दिस हैंड्स ऑफ अ सिंगल पर्सन। जो हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो सिस्टम चल रहा है, इसमें किसी एक सिंगल पर्सन के पास पावर नहीं है। हमारे कंट्री में सारे जो भी अथॉरिटीज है, इंस्टीट्यूशंस है, जो इलेक्टेड हेड्स है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, उन्हें हमने पावर को डाइल्यूट करके दिया है, पावर को लिमिटेड अमाउंट में उन्हें दिया हुआ है, एब्सोल्यूट पावर उन्हें नहीं दिया हमने। ठीक है, यही हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये कहलाता है। और जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जो कि जो हेड होता है वो एक ही होता है, जो कि ये यूएस फॉलो करता है। ठीक है, जिसमें जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट ही होता है, वो सिंगल पर्सन के पास वो पावर होता है। लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे कंट्री में सबको पावर्स दिए हुए हैं, लेकिन लिमिटेड वे में सबको पावर्स देके डाइल्यूट कर दिया गया है, सो पूरा एब्सोल्यूट पावर नहीं दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपको बता रहा है पॉइंट नंबर 5, ए यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स फॉर इट्स लेंथ। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है। ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ की वजह से ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही ज्यादा रिजिड है, हार्ड है, ना ही फ्लेक्सिबल, ज्यादा जो फ्लेक्सिबल मूव करता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि यूएसए एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पे अमेंडमेंट्स को लाना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन जहां, जैसे कि आप देख रहे हो, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पे अमेंडमेंट्स को लाना उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, एज वेल जैसे कि हम डिफिकल्ट नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल है, लेकिन रिजिड भी है। रिजिड कैसे है तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी आपको आपके बिल को पास करने के पहले आपको लोकसभा में जाना पड़ता है, राज्यसभा में। ठीक है, यहाँ दोनों से पास हो जाएंगे, अप्रूवल मिलने के बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट साइन करते हैं, तब वो एक लॉ बनता है। ठीक है, इससे तो सारा प्रोसेस लंबा है, तो एक तरह से ये रिजिड है। ठीक है, इतना लंबा प्रोसेस वजह से ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट होता है, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता। तो इसी वे से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक यूनिक ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। अच्छा एग्जाम्पल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा हो। अब पॉइंट नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका बता रहा है फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार। ठीक है, ये जो आर्टिकल आपका 14 से 32 है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में बतलाता है, जो कि आपके पार्ट 3 में गिवन है। ठीक है, पार्ट 3 में दिया हुआ है। इसमें आपके मौलिक अधिकार, आपके 6 मौलिक अधिकार है, जो कि ये आपके राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, मैं आपको यहाँ थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का एक पूरा टॉपिक ही है, जिसमें मैं आपको सारे डिटेल वे में सब बताऊंगी कि जिस राइट इक्वालिटी में कितने आर्टिकल्स आते हैं उसके अंडर, तो और उसका एग्जांपल्स बताऊंगी, जिससे मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी फंडामेंटल राइट्स पे।
अभी आप इन शॉर्ट समझ लीजिए कि इसमें ये होता क्या है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल जो राइट्स है हमारे, ये हमारा मौलिक अधिकार है जो हमसे छीना नहीं जा सकता, और हमसे छीना तब जा सकता है उससे जब कि हमारे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगा हो, तब हमारे फंडामेंटल राइट्स का खारिज कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। नहीं तो और कोई रीजन नहीं जिसकी वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स को खारिज किया जा सके। जैसे कि आप देखें राइट टू इक्वालिटी, हमें पूरा राइट है कि हम इक्वालिटी से हमें ट्रीट किया जाए, हमें इक्वल में हमें इक्वल ट्रीट किया जाए। किस किस बेसिस पे, हमारे ना कि हमारे हमें ना कि हमारे रिलीजन पे, ना कि हमारे कास्ट पे, ना कि हमारे सेक्स पे, ना कि हमारे जेंडर बेसिस पे हमें अनइक्वल ट्रीट किया जाए। तो इसी से हमें राइट टू इक्वालिटी हमें मिलता है, जो हमें सेफ गार्ड करता है हमारे ये जो मैंने आपको चीजें बताया जेंडर बेसिस पे, रिलीजन पे, कास्ट, सेक्स पे, उनसे हमें अनइक्वल जो अनइक्वलिटी हमें ट्रीट नहीं किया जाता है, उस रीजन से हमें अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जा सकता। हमें कोई भी चीज, किसी भी ये जो मैंने आपको बताया चीजों से ये सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कलर, कास्ट, सेक्स, रेज। हमें सबको इक्वालिटी मिलना चाहिए, ठीक है। हम सब समझ में आ रहा हो सभी को। अब राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें आप बोल सकते हो, अपने भावना को रख सकते हो, आप क्या फील करते हो आप ये बोल सकते हो, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आपके पास ये फ्रीडम है, ठीक है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, और हमें राइट है कि हमारे एक्सप्लोइटेशन, अगर हम पे एक्सप्लोइटेशन हो रहा है तो हम उस पे आवाज उठाए, ठीक है। हमारे पे ये फंडामेंटल है राइट से कि हमारे पे एक्सप्लोइटेशन हो रहा है तो हमें सुप्रीम कोर्ट, अगर हम पे एक्सप्लोइट हो रहा है तो हम अपने एक्सप्लोइटेशन पे आवाज उठा सकते हैं और हमें न्याय मिल सकता है, और हमें न्याय मिलेगा क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन में ये आपका बॉन्डेज लेवल आ जाता है, ठीक है। आपका ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ जाता है, और आपका चाइल्ड लेबर भी आ जाता है, ठीक है। जिसमें चाइल्ड लेबर में आपका ये फैक्ट्रीज में, माइनिंग्स में और हजार्डियस एक्टिविटीज में चाइल्ड्स को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है। अगर ऐसा होता है तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर आता है, ठीक है। और इसके वजह से अगर इसका हनन होता है अगर हमने तो हमें इसके बदले प्रावधान मिल सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमें पूरा राइट है कि हम अपने रिलीजियस बिलीफ से हम अपने रिलीजन को पूरी तरह से प्रैक्टिस कर सके, ठीक है, हमें फॉलो कर सके। हमें किसी का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबको अपना राइट है और अपने रिलीजन को चेंज भी वो कर सकते हैं, बट अपनी मर्जी से करना होगा, ठीक है। अब आपका पॉइंट 5 बोल रहा है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स आपका होता है कि आप जैसे कि आप पर्टिकुलर किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं और आपका कुछ कल्चर है, कुछ एजुकेशन है जो आपके लैंग्वेज पे बेसिस पे आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वो आपको पूरा हक है कि आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सके अपने लैंग्वेज पे, ठीक है। आप अपने कल्चर को बढ़ावा दे सके, अपने एजुकेशन को बढ़ावा दे सके अपने कल्चर के हिसाब से, ठीक है। अब आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है। ये आपका हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमारे हृदय है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि जो है कि ये एक मौलिक अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, जिसमें ये जो हमारे 5 मौलिक अधिकार है अगर इनका हनन होता है तो हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज ये हमें ये राइट देता है कि हम क्लेम कर सके इन 5 पे कि हमारा ये राइट्स वॉयलेट हुआ है, जो कि ये हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज ये हमारा खुद एक अपना एक मौलिक अधिकार है। तो हमारे मौलिक अधिकार पर तो हमें राइट मिलता ही है, और साथ साथ हमें हमारे लिए स्पेशल ये राइट्स भी बनाया गया है कि हमें मेक श्योर कि मेक श्योर कि हमें ये चीज पता मतलब कि मेक श्योर किया जा सके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हमें इन राइट्स पे मिल रहा है कि नहीं, हमें जस्टिस मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो कि है आपका
डीपीएसपीस, ठीक है, डीपीएसपीस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आपका पार्ट 4 में है, जो कि डील्स करता है डीपीएसपी से, ठीक है। ये आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से लिया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1935 से, ये मिलता जुलता है, यहां से लिया गया, ठीक है। और डीपीएसपी मोस्टली कंसर्न करता है वेलफेयर ऑफ द स्टेट से, देश के हित से ये कंसर्न करता है, ठीक है, जिसमें आपका ये सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस, ये दो टर्म आपके डीपीएसपी के अंडर आता है। ये आपका मेन फोकस, आपका ये दो टर्म्स इसको कंप्लीट करते हैं डीपीएसपी को, जिसका मेन मोटो होता है अचीव वेलफेयर, जो कि सोसाइटी के भलाई के लिए डीपीएसपीएस को बनाया गया है, ठीक है। हम लोग डीपीएसपीएस को कुछ ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि स्पेसिफिक कि हम ये डिवाइड किया गया, बट हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं खुद से, जैसे कि सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल, ठीक है। जैसे कि गांधीयन है, गांधीयन मतलब कि जो गांधी जी फॉलो करते थे, जो गांधी जी प्रमोट करते थे, जैसे कि वो प्रमोट करते थे कॉटेज इंडस्ट्री को, और वो ऑर्गेनाइज करना चाहते थे विलेज पंचायत को, कि लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे ये पंचायत बैठे, ठीक है। और अब जो हमारा सोशलिस्ट है, वो हमारा सोशलिस्ट है, जो हमारा ये सोशलिस्ट है, ये हमारे जैसे लैंड सीलिंग एक्ट्स है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हमें हम जो समान रूप से हमें काम करने का अधिकार है, और हमें इक्वल, हमें जो कि मेन को मिलता है सेम काम के लिए सैलरी, वो फीमेल्स को भी मिले, ये हमारा सोशलिस्ट, ये हमारा फर्ज बनता है, ठीक है। अब हमारा लिबरल है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये हमारे लिबरल में आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड्स में आप फेयर तरीके से पार्टिसिपेट कर सको, ठीक है, ये हमारा सब लिबरल के अंदर आता है। होप सो आपको समझ में आ गया हो कि डीपीएसपी क्या होता है, ठीक है। डीपीएसपी यही होता है एक तरह से कि हमें ये बतलाता है कि हमें ये चीजों को फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारा कंट्री हम डेवलप कर सके, कंट्री ग्रो कर सके, वेलफेयर हमारे कंट्री में वेलफेयर आ सके, ठीक है, जिससे हमारे सिटीजन्स का, हमारे सोसाइटी का वेलफेयर हो सके। इसलिए डीपीएसपी को इंस्टीट्यूशन में ऐड करा गया, ठीक है। बट हाँ कि हाँ डीपीएसपी से नॉन जस्टिफिएबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, जैसे कि राइट टू फंडामेंटल राइट्स जस्टिफिएबल है, पर डीपीएसपी जस्टिफिएबल नहीं है। उसके पीछे रीजन है, फंडामेंटल राइट्स आपका एकदम बोलता है ना कि आपका एक्सट्रीम स्टेज का चीज है, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, ठीक है, तो पहले आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे खेलना पड़ता है, तब जाके आप अपने कंट्री को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करते हो। तो यही डीपीएसपी है। डीपीएसपी आपका शुरुआती रास्ता है, जिसमें आप पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप शुरू करते हैं, तो आप इसलिए आपका ये बेसिक चीज है, आपका वो कोर चीज है आपका डीपीएसपी, ये आपका लोअर लेवल पे आता है, ठीक है। जो लोअर लेवल पे मतलब आपका लोअर लेवल पे मतलब वो स्पोर्ट्स पर्सन जो मैंने एग्जांपल बताया उस हिसाब से, वैसे ही फंडामेंटल राइट्स आपका वो ओलंपिक पे लेवल पे आता है, समझे। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसलिए डीपीएसपी को लाया गया है कि वेलफेयर हमारे स्टेट्स में आए, जो हमारे वेलफेयर, ये जो हमारे डीपीएसपी को फॉलो करना पड़ता है, हमारे वो जो इलेक्शन लड़ते कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें, उनके हिसाब से ही उन्हें लड़ना पड़ता है इलेक्शन, उनका मोटो ही ये होना चाहिए, तभी वो इलेक्शन में जीत सकते हैं, ठीक है। तो मतलब वो शुरुआती चीजें है, समझे, इसलिए ये नॉन जस्टिफिएबल भी है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट इन इलेक्शन, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन।
अडल्ट सफरेज का होता है कि हमें राइट वोट करने का अधिकार हो एबव 18 ईयर्स, 18 ईयर्स के बाद। अगर हम 18 ईयर्स को जाते तो हमें इलेक्शन वोट देने का अधिकार है इलेक्शन में, ठीक है। और जो कि नॉट डिस्क्रिमिनेट जेंडर, कास्ट, रिलीजन के बेसिस पे हमें नहीं करना चाहिए। और ये हमारा 61st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1988 में बतलाया गया, ठीक है। और आर्टिकल 326 गारंटीज दिस राइट टू वोट, जो हमें गारंटीड करता है कि हम वोट दे सकते हैं 18 ईयर्स के बाद। यही है हमारा अडल्ट सफरेज। उससे पहले हमारा जो एज था वोट देने का वो आपका 21 था, ठीक है। आपका 21 था, जैसे कि आप देख रहे हो, पहले आपका 21 था, ठीक है। यही हमारा अडल्ट सफरेज। और आप पॉइंट नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपको बता रहा है एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। आपका वन ऑफ द सेलिएंट फीचर्स क्या है कि आपके पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जुडिशरी अपना इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी दिया गया जुडिशरी को कि वो ensures the proper functioning of the constitution and the enforcement of various provisions of the constitution, कि वो प्रॉपर इंश्योर कर सके, प्रॉपर तरह से फंक्शन हो रहा है कि नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रॉपर तरीके से इन्फोर्समेंट आ रहा है कि नहीं, जो वेरियस प्रोविजंस, जो एक्ट्स, जो लॉ बन के आ रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, वो लॉफुल है कि नहीं, और वो इलीगल नहीं होना चाहिए। ये इंश्योर करता है हमारी जुडिशरी। जैसे कि ये जो हमारा जुडिशरी, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हमारा हेड ऑफ कोर्ट्स है, ये हमारा सबसे सुप्रीम कोर्ट है। मतलब सुप्रीम मतलब सबसे एबव, हाई पे, जो कि हमारा वॉच डॉग है हमारा डेमोक्रेसी का। ये हमारे डेमोक्रेसी का रक्षा करता है, ठीक है, वॉच करता है, ठीक है, एक डॉग जैसा। जैसे कि डॉग घर पे चोरों को, जो चोर अगर घुसने जाते हैं या फिर थोड़ी सी भनक लगती है, आवाज आती है तो वो भौंकने लगता है कि नहीं, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी है, वो वॉच डॉग है जो हमारे डेमोक्रेसी को एक वॉच डॉग की तरह वॉच करता है, ठीक है। और हम ये जुडिशरी को हम सेफगार्ड, हमें सेफगार्ड करता है, हमारे सेफगार्ड है हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और ये आपका वेरियस, ये आपका प्रोविजंस दिया हुआ है, ठीक है, वेरियस प्रोविजंस दिया हुआ है आपका। ये आर्टिकल 124 में रिलेटेड टू प्रोविजंस इन द आर्टिकल अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो हम अपॉइंटमेंट करते हैं जजेस का, ये आपका आर्टिकल 124 में प्रोविजन दिया हुआ है कि कैसे हम जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। उसका टेन्योर, जजेस का टेन्योर कितना होगा, उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसका ये सारा वेरियस प्रोविजंस दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका ऑप्शन पॉइंट नंबर 10 है, जो कि आपका बतलाता है सेकुलर स्टेट। इस सेकुलर स्टेट मतलब हमारा कंट्री एक सेकुलर कंट्री है। देखिए, द टर्म सेकुलर स्टेट मीन्स दैट देयर इज नो सेपरेट रिलीजन फॉर द स्टेट एंड एवरी रिलीजन इज रेस्पेक्टेड इक्वली इन द स्टेट। ये हमारा जो कंट्री है, स्टेट मतलब ये हमारा कंट्री के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ रहा हो कि हमारा जो कंट्री है वो किसी भी सेपरेट रिलीजन को नहीं मानता है, ठीक है, ना किसी सेपरेट रिलीजन पे बिलीव करता है, जबकि वो रिस्पेक्ट करता है सारे इक्वल स्टेट, सारे जो हमारे जो स्टेट्स है उसमें जो जिसमें भी रिलीजन कास्ट पे रहने वाले लोग हैं वो सबका रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन वो खुद ये कंट्री को नहीं मानता कि अपने किसी रीजन के बेसिस पे, बट वो सारे रिलीजन और कास्ट को वो रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। जिस वजह से हमारे कंट्री में पीस और हार्मनी बना हुआ रहता है, ठीक है।
देखिए ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम टू फॉलो देयर ओन रिलीजन, रिलीजियस प्रैक्टिस, एक ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है दोस्तों, ठीक है, कि कल्चरल हमारा एजुकेशनल राइट है, ठीक है, जिसमें हम अपने हमें आज़ादी है, हम अपने रिलीजन और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। और आर्टिकल 26 क्या हमें प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड द राइट टू मैनेज देयर ओन रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन मतलब डिस्टर्ब्स एंड प्राइवेट लाइफ, हमें प्रोवाइड करता है, हमें प्रोवाइड करता है कि हमें बिना डिस्टर्बेंस के हमारे, ठीक है, हमारे ये रीजन और रिलीजन्स को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। किसी का राइट नहीं होगा, मतलब किसी का ये राइट नहीं है कि हमारे ये प्राइवेट राइट्स रहेगा हमारे लिए, कि कोई हमारे राइट्स को हमारे कल्चर इवेंट्स में, रिलीजियस व्यूज में हमारा इंटरफेयर कर सके, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट 11 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, ठीक है, जो कि आपका बोलता है देयर इज नो सेपरेट सिटीजनशिप फॉर द स्टेट एंड द सेंटर लाइक इन वेरियस फेडरल कंट्रीज लाइक यूएसए। जैसे कि हमारा कंट्री सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता है, ठीक है, जैसे कि यूएसए वो ड्यूअल सिटीजनशिप को फॉलो करता है, बट हमारा कंट्री ऐसा नहीं करता। हमारा कंट्री सिर्फ एक नागरिकता का प्रावधान है, एक नागरिकता ही हमारे देश में मान्य है, ठीक है। जैसे कि आपका ये आर्टिकल आपका ये आर्टिकल 5 to 10 आपका 5 to 10 डील्स आपका बताता है, सिटीजनशिप के बारे में बताता है, ठीक है। देखिए, और आपका ये जो आपका सिटीजनशिप एक्ट है वो आपका 1955 में आया था, ठीक है, जिसमें आपको ये आपका रिसेंटली अमेंड किया गया है 2019 में, ठीक है। अब हम लोग अपने पॉइंट में 12 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज आपका ये मेंशन है पूरा आपके ये आर्टिकल 51A में, आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसमें आपका ये फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है, और ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है। नो प्रोविजन टू इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कोर्ट लाइक फंडामेंटल राइट्स बट नेसेसरी टू फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे इन्फोर्सिबल है, जस्टिशिएबल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, वैसे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे लिए वो जस्टिशिएबल नहीं है, वो हमारे लिए नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है, बट वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी है कि हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो कर सके, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे केस IIMS स्टूडेंट यूनियन वर्सेस IIMs, ठीक है, जिसमें आपका फंडामेंटल आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज फंडामेंटल राइट्स, ये आपका इस केस में बताया गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज आपको अपने देश के लिए जागरूकता लेके आता है, आपके देश के हित के लिए बतलाता है कि आपको कुछ पॉइंट्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए, जैसे कि टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरेस्पेक्ट करेंगे तो, क्योंकि जब जानते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमारा कंट्री है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमें जाना जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सेकुलर कंट्री है, ठीक है, इस बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे कंट्री को बतलाता है कि हमारा कंट्री किस तरह का कंट्री है, तो इसलिए हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट कर रहे अपने मतलब हम अपने देश को रिस्पेक्ट कर रहे और कॉन्स्टिट्यूशन हमसे ही हमारा देश है, ठीक है। आपका पॉइंट नंबर 2 बता रहा है चेरिश एंड फॉलोड आइडल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है, हमें चेरिश करना चाहिए, हमें अपने आइडल्स को जो हम उन पर रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो नेशनल स्ट्रगल में पार्ट लिए हैं और वो फ्रीडम का रीजन बन गए, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, भगत सिंह, ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, जो हमारे आइडल्स थे,
आइडल्स है, ठीक है, जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जी जान लगा दी, हमें उन्हें चेरिश करना चाहिए, हमें उन्हें मानना चाहिए, ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज कहता है। और टू वैल्यू द रिच हेरिटेज ऑफ कनाडा, जो हमारे रिच हेरिटेज है, हमारे कंट्री का जो रिचनेस है, ठीक है, हमारा जो कल्चर है, हमें उसको वैल्यू करना चाहिए, हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड कैरी आउट मेजर्स टू इम्प्रूव देम, और हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी ग्लोबल वार्मिंग का कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, कितनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, ठीक है, और अभी मानसून के टाइम में इतनी गर्मी हो रही है और बारिश भी दोनों साथ में हो रही है, जिसके वजह से हम मतलब बहुत ही इन्वायरमेंट डिसबैलेंस हो गया है, ठीक है। और हमें कैरी आउट मेजर्स टू इम्प्रूव द, हमें इन्वायरमेंट पे कुछ मेजर्स लेके आना चाहिए और हमें इम्प्रूव करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को, जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। और अपने इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट करेंगे तो आगे जाके तो हम हमारे जो बच्चे आएंगे तो उनके लिए हम क्या क्या कैसा इन्वायरमेंट रखेंगे, उनके लिए हमें अच्छा इन्वायरमेंट रखना होगा, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट रखना होगा। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज बनता है, ठीक है, हमें सेफगार्ड करके रखना चाहिए। और ये ऑप्शन हमारा बताता है टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, और हम अपने पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना चाहिए, ठीक है, ना कि तोड़फोड़ करना चाहिए, दंगा फसाद करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी हमारा ही है, ठीक है। अगर हम लोग इसे तोड़ फोड़ेंगे तो ये हमारा ही नुकसान होगा, ठीक है, हमारे देश का ही नुकसान होगा और किसी का नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इस देश के रहने वाले लोग हैं और हमसे ही हमारा कंट्री है। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ए कॉमन वैल्यू, हमें प्रमोट करना चाहिए, हार्मनी लाना चाहिए और हमें स्पिरिट अपने कॉमन ब्रदरहुड पे, ये हमारा फीलिंग्स होना चाहिए हमारे अंदर से कि हमारे भाईचारे का फीलिंग आना चाहिए सबके साथ, हमें सबके साथ पीस और हार्मोनी के साथ बने रहना चाहिए, ठीक है। यही आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, आप फंडामेंटल ड्यूटीज आपका यही बतलाता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट 13 पॉइंट है जो आपको बता रहा है, ये आपका है लैंडमार्क जजमेंट ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ये आपका भी वन ऑफ द सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें आपका केस था ये आपका रूरल लिटिगेशन एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ ईपू, जिसमें आपका कोर्ट बैन कर देता है माइनिंग एक्टिविटीज को मसूरी हिल्स में। क्यों? क्योंकि वो अफेक्ट कर रहा होता है इन्वायरमेंट को और इलॉजिकल बैलेंस ला रहा होता है माइनिंग एक्टिविटीज के कारण, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये आपके 51A में जो मेंशन है, जबकि आपको मैंने अभी बताया इन्वायरमेंट के बारे में, क्या हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और मेजर्स लाने चाहिए जिससे अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। ये लैंडमार्क जजमेंट आया था ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज पे, ठीक है। आपका पॉइंट नंबर 14 बता रहा है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू से आप क्या समझते हैं? जुडिशियल रिव्यू मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की हमें जुडिशियल रिव्यू मिलना चाहिए, ठीक है, हम जुडिशियल रिव्यू मिलना चाहिए नहीं, और ये जुडिशियल रिव्यू हमें मिलना चाहिए, पर यहाँ पे ये जुडिशियल रिव्यू बात करता है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के रिव्यू का, जो हमारे लेजिस्लेचर, ठीक है, लॉ बनाती है, बिल्स को पास करती है, फिर लॉ बनता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, वो हम इलीगल ना हो, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल राइट है, जुडिशियल रिव्यू करने का ये पावर है, जिससे हम जुडिशियल को कंट्रोल कर सकते हैं, एक तरह से चेक लगा सकते हैं। वैसे एग्जीक्यूटिव को भी हम लोग चेक लगाते हैं और जुडिशियल रिव्यू करते हैं, ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं अपने लॉज को, ये जुडिशियल सही तरीके से वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं। तो ये जुडिशियल हमारे सुप्रीम कोर्ट का काम यही है, रिव्यू लगाना, ठीक है, जो कि जुडिशियली इज द कंसिडर्ड टू बी द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे गार्जियन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इट इज द ड्यूटी ऑफ जुडिशियरी टू चेक एक्शन दैट वॉयलेट्स ऑफ वेरियस आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने बताया आपको, जुडिशियल का ये फर्ज बनता है, उसका ड्यूटी है कि किसी भी अगर वॉयलेट हो रहा है किसी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल्स का, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उस पर हम लोग चेक लगा सके, ठीक है, हमें उसके लिए
जस्टिस मिल सके, ठीक है, वो चेक लगाता है, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू इज एन इम्पॉर्टेंट चेक एंड बैलेंस इन दी सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि हम इम्पॉर्टेंट चेक है एंड हमारे बैलेंस बना के रखता है सेपरेशन ऑफ पावर को, जो कि हमारे जो 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, हमें सबके पास सेपरेशन पावर है, ठीक है, किसी पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। तो जुडिशियल रिव्यू एक वन ऑफ द क्या बोलते हैं सेफगार्ड है हमारे कंट्री के लिए, जो हमारे सब हमारे जो 2 ऑर्गन्स है, जुडिशियल रिव्यू तीसरा ऑर्गन है, और जो हमारे रेस्ट 2 ऑर्गन है उस पर चेक लगाता है, ठीक है। और हम लोग आर्टिकल 32 और 126 से क्या आपको बताता है, 132 आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक है। यह आपका सुप्रीम कोर्ट के पास आपका ये पावर है कि आपका अगर आर्टिकल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को अगर आपको वायलेट करा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के द्वारा सुप्रीम कोर्ट रिट्स लागू कर देती है हमारे फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण के लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि ये आपका है, ये आपका आर्टिकल 226 टू 277 आपका ये जुडिशियल रिव्यू है, जो कि आपके हाई कोर्ट के बारे में बतलाता है कि आपका जो आर्टिकल 266 और 227 है, ये आपके हाई कोर्ट के पास, आपके पास ये पावर है, वो आपके आर्टिकल्स उसमें मेंशन है, जो कि आपके हाई कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू को बतलाता है, ठीक है। अब आपका स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है, वो आपका लिमिटेड है, ठीक है, वो आपका बियॉन्ड नहीं है। जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू का कुछ क्या बोलते हैं उसे, सुप्रीम पावर नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, वो कुछ लिमिटेड ही है। जैसे कि मैं बता, सबके पास लिमिटेड पावर है, जो कि सब पे चेक लगाता है अपने एक दूसरे पे कि अच्छे से परफॉर्म कर सके, हमारे कंट्री में अच्छे से गवर्न कर सके, जो कि अनरीजनेबलनेस एंड इरेशनैलिटी आता है, इलीगैलिटी आता है, प्रोसीड्योर, इम्प्योरिटी, पॉलिसी मैटर्स, इन चीज़ों पे हम लोग, पॉलिसी मैटर्स पे जुडिशियल रिव्यू हम लोग नहीं कर सकते, जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये केस था मोनार्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट वर्सेस कमिश्नर उल्हासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, की कोर्ट सेड will not interfere in matter of administrative action or changes, ठीक है, कोर्ट के पास ये इंटरफेयर करने का, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस पे चेंजेस करने का वो राइट नहीं है, ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट ऑन जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, हाँ, जैसे कि ये और भी बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स थे जुडिशियल रिव्यू पे, जैसे कि आपका ये A.K. गोपालकन है, ठीक है, वर्सेस दिस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है। इसमें आपका, इस केस में आपको बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ठीक है, सच लिमिटेशंस है जिससे हम लोग जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। इस केस में हमें ये पता चलता है, ठीक है। और ये और एक केस है, जैसे कि स्टेट ऑफ मद्रास सॉरी मेरी राइटिंग खराब है, वर्सेस विजेरो, इसमें भी आपका जुडिशियल रिव्यू के बारे में बतलाता है कि लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस, जैसे कि बिनो विश्वम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें स्कोप और जुडिशियल रिव्यू है, वो लेजिस्लेटिव एक्शंस उसमें डिस्कस किया गया, लेजिस्लेटिव एक्शंस को डिस्कस किया गया इन डिटेल में, और सब में जैसे लेजिस्लेटिव एक्शंस में भी कुछ लिमिटेड है, एब्सोल्यूट नहीं है, लिमिटेशन है, एब्सोल्यूट नहीं है, वैसे जुडिशियल रिव्यू भी एब्सोल्यूट नहीं है, वो भी लिमिटेड है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया हो। यही हमारा दोस्तों साइलेंट फीचर्स ऑफ आवर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कि ये हमारा इस पार्ट में खत्म हो गया। होप सो आपको समझ में आया हो। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका लेके आऊंगी पॉलिटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो बचा हुआ है, ठीक है, वो आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो।
और एंड थैंक यू सभी को मेरा वीडियो लाइक करने के लिए। और वीडियोस में कुछ कमेंट्स भी आया मैंने देखे, उन्होंने अप्रिशिएट भी करा मेरे नॉलेज को। तो थैंक यू एवरीवन। होप सो आप ऐसे कमेंट करते रहो, आप अपने व्यू पॉइंट्स बताते रहो कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं मेरे वीडियोस। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो बताइए, आपको कुछ अगर जानना है तो वो आप कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।